अब मैं बुलाना चाहूंगी महेश कुमार दुबे जी को, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। प्लीज मंच पर आएं क्योंकि सवालों और जवाबों का सिलसिला आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। और जयप्रकाश निषाद जी को, पूर्व मंत्री हैं, आप भी प्लीज मंच पर आएं। एक बार तालियां हो जाएं। और अब कुछ सवालों का जवाब देंगे महेश कुमार दुबे जी भी, क्योंकि गोरखपुर के विकास के लिए क्या योगदान रहा है और इसको लेकर, भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं, किस तरह से रणनीति पर काम किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसका आगे बढ़ते हैं और इसका सवालों का जो सिलसिला आगे बढ़ाएंगे जेपी जी। तो चलिए, हम लगातार बात कर रहे हैं गोरखपुर की उड़ान की, और गोरखपुर की उड़ान पर हम लगातार हर मेहमान से बात कर रहे हैं। आपने देखा हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह थे, बिजनेसमैन थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, और रियल एस्टेट से भी जुड़े, हेल्थ सेक्टर से भी लगातार जुड़े, और भी मेहमानों से हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अब दो पॉलिटिकल मेहमान हैं। हमारे साथ महेश कुमार दुबे जी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष है उनवल से। सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जयप्रकाश निषाद जी हैं, पूर्व मंत्री है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब थोड़ा पॉलिटिकल बात भी करेंगे कि गोरखपुर की राजनीति, पूर्वांचल की राजनीति, और चुनावी साल भी है इसे, क्योंकि पंचायत चुनाव दस्तक दे रहा है, तो उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में जाना है। क्योंकि एक पॉलिटिकल लोग हैं निषाद साहब, भीड़ चाहिए, लेकिन हम लाखों लोग आपको टीवी पर सुन रहे होंगे। निषाद साहब, सबसे पहले बता, आज की जो लड़ाई है वो मैं लड़ाई देख रहा हूं, पिछड़े दलितों की लड़ाई देख रहा हूं, पीडीए की लड़ाई देख रहा हूं। आप कैसे देखते हैं आज की पॉलिटिक्स को, कि ये वाकई में असली लड़ाई जो 2027 के चुनाव में होगी, वो अब कहीं ना कहीं पिछड़े दलितों के वोट के लिए लड़ाई होगी? देखिए, ये आज पूरे देश में अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। उस बदलाव का देन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश में अगर उन्हीं के आशीर्वाद से अगर बदलाव जिन्होंने किया है, माइक ऊपर माननीय अपने पूज्य महाराज जी, इन लोगों ने जो आज पीडीए क्यों लोग बनाना चाहते हैं, पीडीए इसलिए बनाना चाहते हैं कि हर समुदाय के लोग, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी जात विशेष की राजनीति और किसी तरह का एक समुदाय का उत्थान कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ निरंतर कार्य हो रहे हैं। इसलिए विरोधी दल पीडीए बना लें, चाहे एनडीए बना लें, इंडिया गठबंधन बना लें, कुछ भी बना लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निषाद साहब, क्योंकि 2024 का आपने इलेक्शन देखा, पिछली साल जब आप देखा, तो उसमें बहुत सारे निषाद वोटर भी समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे, और कई सीटों पर बीजेपी को डैमेज हुआ। तो आपको नहीं लग रहा कि पिछड़ा दलित कहीं ना कहीं साइकिल की तरफ रुख करा, और 2027 में जो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने इसको, हम लोगों ने थोड़ा सा अपने लोगों को बताने में देरी हो गई, उसका फायदा उठा लिया उन्होंने। लेकिन अब सभी लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों से गलती हो गई। अब आने वाले समय में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि सभी को एहसास है, अगर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, बूथ का कार्यकर्ता भी कब प्रदेश का अध्यक्ष बन जाए, कब इसमें किस अहम पदों पर चला जाए, ये किसी में नहीं। परिवार बात तो बिल्कुल है ही नहीं है। और सब लोग जानते हैं कि ये जो पीडीए बना करके एक परिवारवाद को हावी कराते हैं लोग, और जंगल राज कायम होता है। निश्चित तौर पर उसका खात्मा होते हुए सबको अच्छा लग रहा है। आज वो पूरा प्रदेश, पूरे देश से अपने यहाँ जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट हुआ था, आज लोग यहाँ पैसा अपना लगा करके यूपी को बढ़ते हुए नज़र से देख रहे हैं, और विकसित बन रहा है पूरा, नंबर 1 पूरे भारत में। इस प्रकार से आज मुंबई में चर्चा इसकी करते हैं लोग। कभी मुंबई नंबर 1 की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन मुंबई के लोग जब चर्चा करना शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे विकसित हो रहा है, वहां पर अपना जो है कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं महेश कुमार दुबे साहब को भी जोड़ लेता हूं चर्चा में, नगर पंचायत अध्यक्ष है आप उनवल से, और हम दुबे साहब चर्चा कर रहे हैं गोरखपुर की उड़ान। उनवल वो भी नगर पंचायत गोरखपुर का हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों की भी बहुत अहम भूमिका है इस उड़ान में, और आप बहुत सारे गांव आते होंगे आपके अंदर। कितना बदलाव आप देखते हैं गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए,
जब 2017 में पूज्य महाराज जी की सरकार बनी तो हम लोग कस्बा संग्रामपुर नामक एक ग्राम सभा थी। पूज्य महाराज जी ने आते ही 6 महीने के अंदर नगर पंचायत का उसे स्वरूप दिया और नगर पंचायत की स्थापना हुई। और पूज्य महाराज जी ने तुरंत वहाँ एक बाईपास सड़क दी और नगर पंचायत कार्यालय बनवाया। और आपको बता दूं 4300 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास नगर पंचायत उन्नौल में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पात को देखे, गरीब, पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक, वो रिकॉर्ड भी हम लोग के कार्यालय पर मौजूद है, बिना किसी भेदभाव के 4300 आवास वितरित किए गए जा चुके हैं। और 2500 आवास इस समय ऑनलाइन है जो आगे वितरित होंगे। और सड़क, नाली और पेयजल, जैसे हर घर को जल, जो योजना हमारी जल जीवन शक्ति मिशन की, उसको हर घर तक पहुंचाने के लिए, इवन इसके अलावा ऊर्जा बिजली विभाग के द्वारा हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर को विद्युत सप्लाई उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था अभूतपूर्व बदलाव 2017 के बाद पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हुआ है ग्रामीण अंचल में। दुबे जी, लेकिन पंचायत अब चुनाव आ रहा है तो कितनी चुनौतियां होने वाली, क्योंकि अभी तो विधानसभा तो बाद में है लेकिन पहले पंचायत है। नहीं, नगर ग्राम पंचायतों के चुनाव हमेशा टफ होते हैं क्योंकि लोकल लेवल पर होते हैं और पार्टी आप लोगों की भी, अध्यक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि हम लोग नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते। हम लोग के चुनाव भी 28 में होने हैं ग्राम। लेकिन सेम क्या होता है कि जब छोटी इकाई का चुनाव होता है तो संघर्ष जो है छोटे लेवल पर बहुत तगड़ा हो जाता है। तो सभी हमारे जो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं ग्राम पंचायतों का, वो अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। जब चुनाव होगा तो वो अपने दुबे साहब, क्योंकि आपका कार्यकाल अभी है बाकी, अब तक कितना काम किया और क्या क्या उपलब्धियां आपकी रही, और आपने अपनी नगर पंचायत उन्वल को लेकर कोई रोड मैप खींचा है कि देखिए मुझे ये काम करना है जब तक मेरे कंधों पर ये जिम्मेदारी है? जी देखिए, हम सबसे पहले युवाओं पर फोकस कर रहे हैं और युवाओं को ये मोटिवेट कर रहे हैं जैसे कि आगे देश के विकास में कैसे आगे ले जाया जाए, इसके लिए युवाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उसके लिए क्रिकेट टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। जो हमारी पुरानी विरासत थी, रामलीला बंद हो गई थी हमारे गांव नगर पंचायत में, उसको हम लोगों ने शुरू कराया। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में हमने वाचनालय का प्रस्ताव भेजा, वो मंजूर हो चुका है। कुछ दिन में हमारे यहाँ वाचनालय लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी। और एक मिनी स्टेडियम का मेरा सपना है कि एक क्रिकेट ग्राउंड या खेल ग्राउंड हो। उसके अलावा जो हमारे बच्चे तैयारी करने जाते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हमारे पुलिस में भर्ती देखने के लिए, डिफेंस में भर्ती देखने के लिए जाते हैं और वो पथरीली जगहों पर अपने दौड़ लगाते हैं, जिससे भविष्य में क्या होता है उनके घुटनों में दिक्कत आएगी। जैसे इसलिए मैं एक जॉगिंग ट्रैक का निर्माण करवा रहा हूँ जिससे हमारे जो युवा साथी हैं उस ट्रैक पर तैयारी अपनी करें। उसके अलावा हॉस्पिटल को उच्चीकृत कराना, हमारी पीएससी जो है एडिशनल पीएससी है, उसको उच्चीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा जितने भी हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े एक्टिविटीज़, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी ज़मीन का अभाव है, पहले ग्राम नगर पंचायत के पास बहुत इकट्ठी कहीं ज़मीन नहीं है तो कोई बहुत बड़ी योजना तो हम नहीं ला सकते। लेकिन पूज्य महाराज जी के द्वारा जितनी ही ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं हैं, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय के अंदर आती हैं, चाहे जल निकासी के अंदर आती हैं, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नगर विकास के अंदर आती हैं, सारी योजनाएं नगर पंचायत उन्नौल में महाराज जी के द्वारा संचालित की जा रही हैं। और दिनों दिन अभी मैं आपको कभी आइएगा, अगर वहाँ दौरा लगाएगा तो हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन नीलकंठ मंदिर है, वहाँ के तालाब का सौंदर्यीकरण बंधन योजना है पूज्य महाराज जी की एक, उसके अंतर्गत उसका बहुत ही सुंदर निर्माण कराया गया है। और काफ़ी संख्या में बच्चे वहाँ एज ए पर्यटन स्थल, सेल्फी पॉइंट और रील बनाने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे विकास करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। निशा जी, अगर हम बात करें अभी क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन आपको लग रहा है आने वाले जो चुनाव हैं उसमें यही सब मुद्दे ही रहने वाले हैं या फिर जातिगत समीकरण कितना हावी रहने वाला है? क्योंकि बात तो होती है लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तब ये हम सुनते रहते हैं कि इतनी जाति को इतने वोट मिलने चाहिए, इतनी सीटें मिलनी चाहिए, और इसी को लेकर मतभेद हो रहा है। लग रहा है कि ये सीटों का बंटवारे में जातिगत समीकरण नहीं हावी होने वाला है? देखिए, ये निश्चित तौर पर आपने, हम सबने जो आज तक कांग्रेस के ज़माने में होता था कि एक परिवार का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा
एक परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उस पार्टी का। लेकिन अभी कितना कयास लोग लगा रहे थे उत्तर प्रदेश में या देश में, तमाम बातें आ रही थी हम ही लोग सामने, हम ही लोग सोचते थे कौन बनेगा। लेकिन आज आदरणीय नितिन नवीन जी वहाँ से और अपने यहाँ से आदरणीय पंकज चौधरी साहब जो बने हैं, यही नहीं दूसरे प्रांतों में भी जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो तमाम लोग तमाम कयास लगा रहे थे, लेकिन माननीय मोहन यादव जी जब वहाँ के सीएम बने एकदम से चौंकाने वाला, जो बहुत सारे जो विरोधी दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो भी हैं। लेकिन ये पंकज चौधरी जी के लिए तो ये बोला जा रहा था ना कि वो पीडीए की कार्ड ढूंढने के लिए उनको लाया गया है, ऐसी चर्चाएं थी। नहीं, ये देख लें, ये सबका साथ सबका विकास के साथ। जयप्रकाश निषाद जी, बीजेपी को डरा तो रहा है ना पीडीए फॉर्मूला, क्योंकि जिस तरह हम जिक्र करें 2024 में दिक्कत हुई। नहीं, ये तो पीडीए जो है इसलिए बना, बीजेपी से ये लोग सीख रहे हैं कि बीजेपी किस प्रकार से 2017 में फार्मूला ला करके और प्रचंड बहुमत की सरकार, जो सपना लोग देख रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वहाँ पर माननीय महाराज जी को जो मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत के साथ बनाया गया, और जिस प्रकार महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए संकल्प लिया और यहाँ के गुंडे माफियाओं का खात्मा जो किया, आज केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश इस बात का नजीर है। और आज उत्तर प्रदेश को लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले किसी और प्रदेशों का एग्जाम्पल हुआ करता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को सबसे पहले कह रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश जैसा बनना चाहिए। जयप्रकाश जी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि अब जिस तरह 2027 की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जयप्रकाश निषाद का अगला प्लान क्या है राजनीति के लिए, अगला बढ़ते कदम, और क्या कुछ तैयारी है पॉलिटिकल क्षेत्र के लेकर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए खुद सोचती है और कार्यकर्ता 12 महीने लगातार यानी 30 दिन 12 महीने काम करता है। वो केवल चुनाव को देखते हुए काम नहीं करता, बल्कि उसकी तैयारी तो हमेशा होती रहती है और चुनाव आने पर जनता उसके साथ होती है। और उसको आज उसका नज़ीर है कि पूरे देश में जो भगवा लहर रहा है और निश्चित तौर पर किसी न किसी दिन ये अपना भारत सोने की चिड़िया बनेगा। आदरणीय मोदी जी और जो योगी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि ये सोने की चिड़िया बनेगा। दुबे जी, मेरा सवाल ये है कि क्या बहुत सारी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही हैं, सपोज करिए एक आयुष्मान योजना का ही मैं जिक्र कर रही हूँ, इसके लिए बहुत बारे निर्देश भी दिए गए, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उन तक वो समझ पाते हैं? क्योंकि हो सकता है उनको पता हो, लेकिन उसको कैसे आगे करना है, मतलब उसको कैसे उस पर लेके जाना है या वो उसकी सुविधा कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में वो समझ पाते हैं? क्योंकि कई बार अभी ऐसी समस्याएं आती है कि डिजिटल तो सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में वो नहीं समझ पाते हैं। और इसमें मैं एक और सवाल, जी राम जी योजना क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है और आप नगर पंचायत अध्यक्ष हो, अभी तो उस पर पूरा विवाद है, उसको लेकर भी क्या कुछ कदम अभी उठा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं या समझ में आ रही है? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि हम लोगों को समझा पाए बेहतर तरीके से। जैसा कि आपने बताया कि डिजिटल के माध्यम से सरकार चूंकि ये चाहती है कि बीच में कोई दलाली ना करने पाए और जो योजनाएं संचालित हो रही हैं केंद्र द्वारा उसका सीधा लाभ लाभार्थी को मिले, उसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग, इसके अलावा जगह जगह जन सेवा केंद्र आजकल खोल दिए गए हैं, जिससे आप सभी आम जनमानस जा करके ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन लगा देता है। हम लोग चाहे आयुष्मान कार्ड हो, अभी सबसे बड़ी एक योजना जिसकी चर्चा कम होती है मीडिया में कि 10,000 रुपये प्रधानमंत्री जी द्वारा बिना किसी लोन के आधार कार्ड के आधार पर ठेले खोमचे फल सब्जी बेचने वालों को दी जाती है, और टाइम से अगर उन 10,000 रुपये चुका दिए गए तो वो 50,000 रुपये दोबारा उनको मिलते हैं बिना किसी ब्याज के। उसके बाद 1 लाख रुपए तक की राशि मिलती है, और उसको हमने अपने नगर पंचायत कार्यालय पर 2 हमारे कार्यकर्ता साथियों को लगा करके वहाँ कैंप खुलवा दिया है, और सभी नगर पंचायत के वासियों को वहाँ पर ऑनलाइन और बैंक के लोगों को कोऑर्डिनेट कर दिया गया है। जो स्टेट बैंक के मैनेजर हैं, ग्रामीण बैंक के मैनेजर, उनको कोऑर्डिनेट कर दिया गया कि आप इनको भेजें और उस सुविधा का लाभ आम जन तक पूरी तरीके से उपलब्ध हो पाए, इसके पूरे प्रयास हम लोग करते हैं और योजना भी सफल हो रही है। इसके क्या दिक्कतें आती हैं? नहीं, जनरली कोई दिक्कतें नहीं आती है। कोई अभी थोड़ी बहुत आधार कार्ड में कोई अपडेशन का हो
इसी में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। बाकी सरकार की योजनाएं बहुत ही स्मूथली चल रही है और जो ऑनलाइन कर रहे हैं और अपने पात्रता को पूरा कर रहे हैं उसको 100% उनको लाभ मिल रहा है उसका। एसआईआर को लेकर कोई दिक्कतें आई ग्रामीण क्षेत्रों में? एसआईआर में थोड़ी मुझे जो लगता है पर्सनली मेरा मानना है कि एसआईआर में भ्रम ज़्यादा फैलाया जा रहा है। जैसे कई बार क्या है, मैं नगर पंचायत तो 14 वार्ड हैं, तो कई लोगों के नाम एक वार्ड इस वार्ड में भी है, उस वार्ड में भी हैं, कई लोग मृतक हो गए हैं, कई लोगों के सूची में नाम है, तो ये सारे नाम जो सूची में है सब लोग सोच रहे हैं कि सारा नाम ही कट गया और सारा नाम हो गया। जैसे किसी का नाम 2-3 वार्डों में है, तो जब 2 नाम से वार्ड कटेगा तो वोट निश्चित रूप से घटेगा। तो 2 जगह से नाम हट गए तो एक ही जगह रहेगा, तो वोट परसेंटेज की संख्या निश्चित रूप से कम आएगी। वोट क्या उन लोगों को बताया नहीं जा रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं उनका बताया जा रहा है, वोट बताया कटा जा रहा नहीं है। है, उनका हमारे नाम है। सरकार के स्तर पर जो कि हमारी सहजनवा विधानसभा के एसडीएम या वहाँ के नायब तहसीलदार, लेखपाल और बीएलओ और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी लगातार सक्रिय हैं और कहीं भी इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं उसको हम लोग अपने स्तर पर दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जयप्रकाश निषाद जी, क्योंकि अब धीरे धीरे हम चर्चा के आखिरी पड़ाव की तरफ आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि मैं फिर वही चुनावी माहौल के, आपको लग रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि देखिए ये हिंदुत्व के एजेंडे को उधार देते हैं, आप उन पर आरोप लगाते हैं कि भैया ये एक विशेष वर्ग पर हमला करते हैं। अब दूसरा एक मुद्दा है, ये चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा या फिर वही हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर होगा? देखिए, जातिगत भावना को अब आम जनमानस अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी तक जितना भजाना था इन लोगों को, जो चीज़ें इन लोगों को करना था कर लिए। अब कोई जनता को गुमराह नहीं कर पाएगा। जनता सीधे समझ चुकी है, जातिगत भावनाओं में आने वाली नहीं है। अब सीधे, अब पहले यही सरकार, यही सब कुछ, यही अधिकारी रहते थे, लेकिन गांव में जो अब देख लीजिए, राशन को ले लीजिए, राशन पैसा देने के बाद भी नहीं मिलता था और बिजली घर घर नहीं थी। जो ये बिजली सबके घर में मिट्टी के तेल के लिए मारा मारी होता था। राशन की दुकान पर जाके डब्बे लगा के लाइन लगा करके लोग बैठते थे और पैसा देने के बाद भी उनको नहीं, वो दीपक जलाने के लिए घर में नहीं मिलता था। और बच्चे गरीबों के पढ़ नहीं पाते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे जी। लेकिन आज हर घर में जो उजाला लाया, ये कहाँ जाएगा? गरीबों के घर में रोशनी आ रही है, गरीबों के घर में मुफ्त अन्न आ रहा है और ये सरकार निश्चित तौर पर वो अंत्योदय तक सोच रही है, जहाँ तक किसी ने कभी सोचा समझा नहीं था। जब तक अंत्योदय का विकास, निचले पौधान के व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश का, ये देश तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। तो ये बात सबको नीचे तक समझ में आ गई है। अब निश्चित तौर पर ये लोगों का कोई भी मायाजाल नहीं चल पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी पुनः हर क्षेत्र में काम कर रही है और काम करके जनता के सामने। आखिरी सवाल आपसे, फिर मेरा आखिरी सवाल उनसे भी होगा। जयप्रकाश निषाद, हमारे मंच से अपनी क्षेत्र की जनता को क्या आप आश्वासन देंगे, जहां आप काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, कि आप उनके लिए क्या करेंगे भविष्य के लिए? हम अपने पूरे देश की जनता से यही अपील करेंगे कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला करके हम सबको चलना चाहिए। और 2047 में ये विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना उन्होंने लिया है, और ये सपना अपने के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को वो आगे बढ़ाने का जो सपना उन्होंने देखा है। और निश्चित तौर पर हम चाहे किसी भी एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या रेलवे कनेक्टिविटी हो, इसमें जितनी तेज़ी से उन्होंने आगे बढ़े हैं और लोगों की संसाधन जो इस देश को विकसित भारत बनाने में काम आएगा, उस सभी क्षेत्र में काम करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, ये सराहनीय है, अद्वितीय है। आज अमेरिका भी घबरा रहा है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है। आज इनके साथ कितना उपद्रव उसने किया, किस किस तरह के जो ऑब्जेक्शन लगाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी 1 इंच नहीं हिले। ये बहुत गर्व का विषय है पूरे देश के लिए, ये फक्र है
हम सबको नाज करना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पर, और हम सबको तरक्की की तरफ ले जाने के लिए उनके बात को सुनना चाहिए और कदम से कदम मिला करके हम सबको काम करना चाहिए। और फिर जो है प्रचंड बहुमत की सरकार हम बना करके इस देश को आगे बढ़ाने में हमको सबको मिलकर काम करना। दुबे साहब, यही मैं चाहूंगा कि आप अपनी नगर पंचायत को हमारे मंच से क्या संदेश देंगे, और भविष्य में अभी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं लाने का आप प्लान कर रहे हैं जिसके आपके जिन वार्ड्स आ रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र आ रहे हैं, वहां एक तस्वीर बदलेगी आने वाले दिनों में? पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से अपनी नगर पंचायत की जनता को सादर नमन करता हूं कि उनकी बदौलत ही आज मैं इस मंच पर बैठा हूं। तो विशेष धन्यवाद है हमारी नगर पंचायत उनवल की जनता का और युवा साथियों का। युवा साथियों को लेकर के नगर पंचायत उनवल में जितने भी संकीर्ण रास्ते थे, नालियां जहां नहीं थी, पानी का बहाव नहीं था, सीवरेज सिस्टम नहीं था, वो हमारे सभी युवा साथी नगर पंचायत उनवल के, चाहे मेरे पक्ष के हों चाहे मेरे विरुद्ध चुनाव लड़े हों, सभी युवा कंधे से कंधा मिला करके नगर पंचायत के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारी नगर पंचायत की देवतुल्य जनता को मैं इस मंच के माध्यम से सादर प्रणाम करता हूं और निरंतर नगर पंचायत उनवल की प्रगति के लिए जो भी योजनाएं आ रही हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टेडियम का मैं निर्माण कराने के लिए पूरे प्रयासरत हूं, इसके अलावा हॉस्पिटल को चित्रित कराने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हूं। जो नंगे तार हैं, जो अंडरग्राउंड जो स्ट्रीट लाइट है, उसको अंडरग्राउंड कराने के लिए मैंने प्रयास किया है, लगभग मंजूरी मिल चुकी है। तो पूरे मेन रोड की स्ट्रीट लाइट को अंडरग्राउंड कराने का कार्य कर रहा हूं। सीवरेज सिस्टम को, जल निकासी को पूर्ण रूप से परिष्कृत करने का काम कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से नगर पंचायत विकसित रूप हो गए, ऐसे मेरा पूरा विश्वास है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के दिल में नगर पंचायत उन्होंने ही बनाया है और उनके दिल में ये बहुत विशेष स्थान नगर पंचायत उन्होंने का, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। ऐसे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ को मैं इस मंच के माध्यम से सादर नमन भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गोरखपुर की उड़ान में आप दोनों मेहमान हमारे साथ शामिल हुए। आप दोनों मेहमानों के हम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे बढ़े और गोरखपुर की उड़ान में आपका भी योगदान रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया आप दोनों का। प्लीज मंच पर रहें और मैं जेपी जी से चाहूंगी कि सम्मानित करें। देखा आपने कि कैसे योजनाएं पहुंच रही हैं लोगों तक, इसके बारे में हमने बातचीत की। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार का जो विजन है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, इसके लिए लगातार जो कोशिश की जा रही है। और मैं बुलाना चाहूँगी आउटपुट हेड रंजेश साही जी को, प्लीज़ आए मंच पर और सम्मानित करें। प्लीज़ मंच पर आएँ। और अब गोरखपुर की उड़ान के बारे में आगे भी हम लगातार जिक्र करते रहेंगे क्योंकि चर्चा लगातार जारी है। और ना सिर्फ गोरखपुर की उड़ान की बात कर रहे हैं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है उत्तर प्रदेश, और जो 1 ट्रिलियन की बात की जा रही है उस पर कैसे आगे बढ़ रहा है, महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, उसके लिए हमारे जो तमाम और सहयोगी हैं वो कैसे अपना योगदान दे रहे हैं, इसको लेकर हम लगातार इस खास कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं।